देखें स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं टेंसर्स में जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इस सेकंड चैप्टर में मैं सबसे पहले टेंसर को डिफाइन करूँगा। और टेंसर्स को डिफाइन करने से पहले मैं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसके लिए टेंसर कहा जाएगा ये एक्सप्लेन करूँगा। तो देखें स्टूडेंट्स, फिजिक्स में 3 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है और थर्ड फिजिकल क्वांटिटी टेंसर होती है। तो देखें स्टूडेंट्स, कंट्रा वेरिएंट तो मैंने लिख दिया है, इसमें नहीं लिखना है, इस टेंसर की डेफिनेशन में लिखना। अभी कंट्रा वेरिएंट को डिफाइन करूँगा। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो दोज फिजिकल quantities which have only magnitude are called स्केलर। तो इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। तो आर कॉल्ड स्केलर। क्वांटिटीज बोलते हैं, सिर्फ ना फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं तो क्वांटिटीज। तो इसमें एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हो सकता है, ये आप लोगों ने 11th में और 12th में पढ़ा होगा। तो देखें, मास, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा, ये क्या है? इन्हें डिनोट करने के लिए स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कहा जाए आपसे कि भाई बताइए घड़ी में क्या टाइम हो गया, तो आपको ये थोड़ी कहा जाएगा कि आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी में ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में खड़े होकर के आपको डायरेक्शन बतानी है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हैं, उस डायरेक्शन में आप जो है वो टाइम एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई ये टाइम हो रहा है। ऐसी टेम्परेचर कहा जाए तो टेम्परेचर, जैसे इस समय एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सपोज कीजिएगा 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो डायरेक्शन इम्पोर्टेंस थोड़ी रख रही है यहाँ पर। और स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनको ऐड किया जा सके, सिंपली एल्जेब्रिक सम किया जा सके, जिनको ऐड करने के लिए हमारे लिए जो है वो किसी और चीज़ की आवश्यकता ना हो। जैसे मास, एक ऑब्जेक्ट का मास है 2 किलोग्राम, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 3 किलोग्राम, और एक ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलोग्राम। तो मैं कहूँ टोटल मास बताइएगा, तो टोटल मास 10 किलोग्राम हो गया। तो हमारे पास में सिंपल एडिशन क्या हो गया, यूज हो गया यहाँ पर। तो टेंशन में क्या हो जाता है कि सिंपल एल्जेब्रिक सम कर लिया जाता है। तो अब हमारे पास में मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सी क्वांटिटीज़ हमारे पास में वेक्टर होती हैं। तो वेक्टर में स्टूडेंट्स क्या होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको वेक्टर, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have both direction and magnitude। तो स्टूडेंट्स, बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें डायरेक्शन है, जैसे करंट में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है। मैं कहूँ 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, तो क्या वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। तो
इतनी ही डेफिनेशन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो क्या कहेंगे, एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का लॉ क्या कर रहा हो, ओबे कर रहा हो स्टूडेंट्स। जैसे इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है, मैंने कहा 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर लग रहा है, F2 फोर्स मैंने कहा 7 न्यूटन का। तो मैंने क्या कर दिया ना, मेरे पास स्केल न्यूटन में है तो स्केल सपोज कर लेते हैं, सपोज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये मैंने क्या कर दिया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 5 न्यूटन के लिए 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ से इस पॉइंट पर मैंने क्या कर दिया, 30 डिग्री का एंगल बनाया, और ये 7 न्यूटन का मतलब 7 सेंटीमीटर की लाइन 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये ड्रॉ कर ली जाएगी। अब क्या कर दूँ, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। तो देखे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या था, इस वेक्टर के पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये पैरेललोग्राम बना लिया। तो ये डायगोनल क्या करेगा, इस वेक्टर F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। F वेक्टर से मैंने इसके रिजल्टेंट को शो कर दिया। तो सिंपली एडिशन इस तरीके से नहीं हो जाएगा, 5 + 7 इज इक्वल टू 12 न्यूटन, 5 न्यूटन + 7 न्यूटन इज इक्वल टू 12 न्यूटन। इस तरीके से सिंपल एल्जेब्रिक सम जो है वो नहीं होगा। तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे, ये हमारे पास में वेक्टर डिफाइन हो गया। अब मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, जैसे वेक्टर में 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि वेक्टर कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने आर कॉल्ड, यहाँ पर लिख देता हूँ, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये तो स्टूडेंट एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एग्जाम्पल मैंने फोर्स ले लिया, वेलोसिटी ले लूँ, ये ETC, बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब मैं स्टूडेंट्स टेंसर डिफाइन करने जा रहा हूँ। टेंसर कौन सी क्वांटिटी है, तो टेंसर क्या है देखें, अब मैं टेंसर डिफाइन करना हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स टेंसर क्या है, ये डेफिनेशन टेंसर की आपके लिए लिखने के लिए आ सकती है। टेंसर्स, तो इस डेफिनेशन को लिखने से पहले मैं स्टूडेंट्स आपको इसका एग्जाम्पल समझा देता हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, एक रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें। ये एक रॉड है, इस रॉड की, ये यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, L लेंथ की है। इस रॉड की लेंथ कितनी है, L है, और इसका मास कितना है, मास जो है वो m है। मास कितना लिया मैंने इसका, m लिया, m मास है। तो स्टूडेंट्स इसके सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसके मिड पर। जैसे इस पॉइंट का मिड पॉइंट लें,
इस क्रॉस सेक्शन का मिड पॉइंट लें, इसे पास होती हुई जो एक्सिस होगी उसका मिड पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लें, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ, ये एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा आप लोग, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर से क्या कर दी जाती है, वैल्यू निकल करके आती है। अब देखें इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही एल लेंथ की रॉड है, रॉड चेंज नहीं की मैंने, और एल लेंथ है इस रॉड की और मास भी एम ही है। तो एम मास है, एल लेंथ है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने एक इस एंड के अबाउट ले ली, समझे, इस एंड के रेस्पेक्ट में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले ली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट वन एंड। तो स्टूडेंट्स ये देखा गया 1/3 ऑफ ml स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बस यहाँ पर क्या चेंज हुआ, हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला, रोटेट किया इस रॉड के लिए, यहाँ पर हमने इस रॉड के लिए इस एंड के अबाउट क्या करा, इस रॉड के लिए इस एंड के अबाउट रोटेट किया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml स्क्वायर आया। तो देखें स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है। तो टेंसर का यहीं से इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही टेंसर का जन्म हुआ। तो टेंसर देखें डिफाइन करते हैं, द क्वांटिटीज which have different values in different पोजीशन बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, और ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, तो द क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो देखें यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट वैल्यूज रख रहा है, डिफरेंट डायरेक्शंस में या डिफरेंट ओरिएंटेशन में, आर कॉल्ड टेंसर्स। तो ये टेंसर्स की डेफिनेशन हुई। अब देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में जो, तो ये एग्जाम्पल हो गया टेंसर का। तो देखिए हमारे पास जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उसमें एक सिंगल डायरेक्शन होगी, वेक्टर में वन डायरेक्शन होगी और स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होगी, और इसमें डिफरेंट ओरिएंटेशन में डिफरेंट वैल्यूज देखने के लिए मिलेंगी टेंसर में। तो हमारे पास में देखिए स्केलर्स एंड वेक्टर्स आर special case of tensor and are called
and are called tensor of जीरो ऑर्डर के टेंसर्स कहलाते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये टेंसर की डेफिनेशन आपके समझ में आया होगा। अब मैं स्टूडेंट्स आपके लिए कोवेरिएंट वेक्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखिए, लेट AI be n functions of coordinate system x1 x2 up to xn. Let these transform to A dash I in another coordinate system x dash 1 x dash 2 up to x dash n according to the rule तो देखिए स्टूडेंट्स, ये AI n फंक्शंस हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज कीजिएगा। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ तो मेरे पास में कोऑर्डिनेट जो x y z ज़्यादा ये कर सकते हैं। इसके लिए x1, इसके लिए x2, इसके लिए x3 एज्यूम कर लेंगे, x3। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो n डायमेंशनल है। तो n डायमेंशनल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन किया है। तो सीरियल वाइज वीडियोज़ को देखते हुए आइएगा, तो मैं समझता हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखें, तो इसमें जो है वो ये AI कोई फंक्शन है। AI क्या, A1 A2 A3 I की वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर के n तक जा सकती है। तो ऐसे ही हमारे पास में ये इनको क्या करना है, हमने ट्रांसफॉर्म कर देना है दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में x-1 x-2 x-3 ऐसी x-4 x- अप टू n तक, n डायमेंशनल वो भी स्पेस है। तो उसमें मैंने इन फंक्शंस को, जैसे इस A1 को अगर ट्रांसफॉर्म करूँगा तो वहाँ पर A-1 हो जाएगा। ये इस A2 को ट्रांसफॉर्म करूँगा तो ये A2 हो जाएगा, ये A-3 हो जाएगा। ऐसे ही ये n वा फंक्शन A-n की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास में AI फंक्शन है, n फंक्शन है AI के, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएंगे, A-, इन सब सारे फंक्शंस को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ टेंसर नोटेशन में, A-I इन अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम n डायमेंशनल है। उन कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या बोला, कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या बोला, x-1 x-2 अप टू x-n तक बोला। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए किस रूल से जो है वो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे।
देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल क्या रूल है स्टूडेंट्स, ए डैश आई की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स ए एल्फा, यहाँ स्टूडेंट्स देखिए ये कोवेरिएंट है, तो यहाँ पर कोवेरिएंट के केस में यहाँ स्टूडेंट्स गलत ले लिया मैंने, ये जो है ए सब आई होगा और ये भी मेरे पास में क्या हो जाएगा ए डैश सब आई में। तो ए डैश सब आई की वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करा जाएगा, ए सब एल्फा डेल एक्स एल्फा अपॉन डेल एक्स डैश आई। तो स्टूडेंट्स यहाँ याद रखने का तरीका ये है कि अगर ये सब स्क्रिप्ट है तो हमारे पास में डिनोमिनेटर में दिया जाएगा, और यही अगर सुपर स्क्रिप्ट होती ए डैश आई तो ए एल्फा डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स एल्फा, इस तरीके से लेते किस पीरियड में, जब हमारे पास में ये क्या होता कंट्रावेरिएंट वेक्टर होता। तो कंट्रावेरिएंट वेक्टर के केस में हम क्या कर लेंगे, इसके लिए आई को एज ए सुपर स्क्रिप्ट यूज किया जाएगा, तो ए डैश सुपर आई रीड कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए मैंने ये दिखाना चाह रहा हूँ आपके लिए, ये ए अल्फ़ा क्या है, ये ए अल्फ़ा स्टूडेंट्स ये ए आई ही है, अल्फ़ा की फॉर्म में लिख दिया गया है। तो यहाँ इस तरीके से अगर हम इसको चेंज कर पा रहे हैं तो देखें ये जो हमारे पास में इक्वेशन आई, तो ये इक्वेशन देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में रियल सफिक्स के फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये रियल सफिक्स यहाँ देखें इस टर्म में कोई सफिक्स कौन रिपीट हो रहा है, अल्फ़ा रिपीट हो रहा है, तो ये डमी सफिक्स हो गया और ये रियल सफिक्स है, तो रियल सफिक्स की फॉर्म में ही एक्सप्रेस की जाती है। तो देखें अब हम क्या कर सकते हैं, रियल सफिक्स की सिंगल वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग आई इक्वल टू 1 पुट करें, तो आई इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए डैश 1 इक्वल टू ए अल्फ़ा ही लिख रहा हूँ इसके लिए डेल एक्स अल्फ़ा ओवर डेल एक्स डैश 1। अब देखें स्टूडेंट्स ये डमी सफिक्स है, इस डमी सफिक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं, डमी सफिक्स क्या वैल्यू लेती है 1 2 अप टू n तक वैल्यू ले सकती है। तो देखें ये समेसन कन्वेंशन से जो है वो लिखा गया है, तो जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी तो a1 डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स डैश 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 2 ले तो क्या हो जाएगा ये a2 डेल एक्स 2 अपॉन डेल एक्स डैश 1 प्लस a की वैल्यू 3 ले तो a3 डेल एक्स 3 अब ओवर डेल एक्स डैश 1 प्लस अप टू n वैल्यू ले लें तो ये प्लस a n डेल एक्स n अपॉन डेल एक्स डैश 1। ये तो ये मैंने जो क्या किया, ये मेरे पास जो a1 फंक्शन था उस a1 फंक्शन को मैंने दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में a डैश 1 की फॉर्म में क्या कर दिया गया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स अगर मैं a की वैल्यू आई की वैल्यू 2 पुट कर लूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a डैश 2 इक्वल टू a अल्फ़ा डेल एक्स अल्फ़ा अप ओवर डेल एक्स डैश 2। अब अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, अल्फ़ा की वैल्यू 1 से लेकर के n तक पुट कर दे तो हमारे पास में a डैश 2 a1 डेल एक्स 1
ओवर डेल एक्स डैश टू प्लस, अब टू ले तो ए टू डेल एक्स टू ओवर डेल एक्स डैश टू प्लस, अब थ्री ले अल्फा की वैल्यू, तो ए थ्री डेल एक्स थ्री अपॉन डेल एक्स डैश टू, अब टू ए की अल्फा की वैल्यू एन ले लें, तो ए एन डेल एक्स एन अपॉन डेल एक्स डैश टू। तो इस प्रकार से अब मैंने ये क्या कर दिया, ए टू जो फंक्शन था, ए टू जो फंक्शन था किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसको लिए मैं इस एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ए टू ए डैश टू जो आया वो ए टू का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ए वन के जो सारे हमारे पास में ए आई के ए वन ए टू अप टू ए एन, तो सारे फंक्शंस के लिए क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसके एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वन एक्स डैश टू एक्स डैश एन तक हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने आपके लिए बस एक्सप्लेन कर दिया। ये डेफिनेशन में आपको जब डिफाइन करने के लिए आए तो ये ना लिखें। तो देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास में एन फंक्शंस मिलेंगे, एन फंक्शंस कौन कौन से, ए डैश वन ए डैश टू ए डैश थ्री अप टू ए डैश एन, ये जो एन फंक्शंस मिलेंगे दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो फंक्शंस के लिए स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, देखिए द फंक्शंस ए आई को जो ट्रांसफॉर्म कर दिया वो आर कॉल्ड, ये वाला जो है वो क्या कहलाएगा, आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। तो देखें ये स्टूडेंट्स, जो ए आई जिसको ट्रांसफॉर्म किया गया है वो क्या कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर्स। तो देखें इसे रिप्रेजेंट करने का स्टूडेंट्स एक दूसरा तरीका भी है। तो देखें हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे पास में जो वेक्टर है वो किस प्रकार का टेंसर है, ये स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास में टाइप बोला जाता है इस टेंसर का। तो देखें टाइप में हमारे पास में अगर कोई टेंसर इस प्रकार से है ए आई, तो यहाँ पर हमारे पास में 1 0, तो अब हम इसके लिए जब अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारे पास में वेक्टर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या लिख दिया इसके लिए, और जैसे ए सब आई करके लिखा हुआ है तो 0,1 टाइप का ये क्या हो गया, हमारे पास में टेंसर हो गया। अब इसे टेंसर ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेंसर। तो देखें द कोवेरिएंट vector, the covariant vector is also called
कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। और स्टूडेंट्स ये जो AI टाइप के टेंसर्स होंगे, टेंसर्स ऑफ AI टाइप आर called tensor of type वन कॉमा 0। और यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये जो है वो सब स्क्रिप्ट है, तो क्या हो जाएगा 0,1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 0,1। ये एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी है क्या, टेंसर को रिप्रेजेंट करने का। तो टेंसर ऑफ AI, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास में आई कहाँ पर है, A सब I टाइप आर कॉल्ड टेंसर ऑफ टाइप 0, 1। और ये स्टूडेंट्स टेंसर ऑफ AI इज a tensor ऑफ रैंक। रैंक स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, रैंक जो है, जैसे कोई टेंसर इस तरीके से लिखा हुआ है AI1 I2 और ये अल्फा। तो यहाँ पर हमारे पास में कंट्रावेरिएंट टाइप 2 है और कोवेरिएंट में 1 है। तो ये हमारे पास में 2,1 टाइप का क्या हो गया, टेंसर हो गया। तो 2,1 टाइप का टेंसर हो गया। और इसकी रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 + 1। तो इसकी रैंक हमारे पास में क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये जो टेंसर लिखा हुआ है इसकी रैंक कितनी है, 3 है। तो टाइप और रैंक, टाइप लिख दिया जाए तो उसी से ही क्लियर हो रहा होता है कि उसकी रैंक कितनी है। तो देखिए ये हमारे पास में कोवेरिएंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, जैसे AIJ, तो हमारे पास में ये किस टाइप का टेंसर हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट में 1 सफिक्स यूज किया गया और सब स्क्रिप्ट में भी 1। तो सुपर स्क्रिप्ट का ये लिख दिया गया कितने सब सफिक्स हैं, और हमारे पास में सब स्क्रिप्ट का सफिक्स की संख्या यहाँ लिख दी गई। तो इसकी रैंक फाइंड आउट करें तो 1 + 1, इसकी रैंक 2 हो जाएगी। तो 2 रैंक का टेंसर हो गया है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हुआ, एक्सप्लेन कर दिया गया है स्टूडेंट्स कि हमारे द्वारा कि किस प्रकार से जो है वो कोवेरिएंट वेक्टर के लिए और अदर नोटेशन से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।